लास्ट वीक रिलायंस का शेयर अपने 52 वीक हाई पे पहुंच गया विद अ प्राइस ऑफ 2802 और ये स्टॉक लास्ट एक साल से ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ। तो ऐसा क्या हुआ जिसने स्टॉक को 52 वीक हाई पे ले गया? So Reliance has made an announcement that they are demerging their financial verticals from the Reliance Industries. साथ में दे हैव सेट द रिकॉर्ड डेट एज 20th ऑफ जुलाई। तो ये हो रहा है साइमल्टेनियसली हर शेयर होल्डर को एक शेयर मिलेगा फॉर एवरी वन शेयर विच दे आर होल्डिंग ऑफ द रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो ये एक डिटेल एनालिसिस होगा ये आर्टिकल, और इसके लिए मैंने लाइव मिंट का न्यूज़पेपर का इस्तेमाल किया है। फिनशॉट्स में एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया था जिसका इस्तेमाल किया है, और किन आर्टिकल्स का इस्तेमाल किया है। सो आई होप if you stay till the end you will get every information which you should have अगर आप इस डीमर्जर में इन्वेस्ट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज। तो सवाल सबसे बड़ा ये उठता है, अभी एकदम से इतना रश क्यों हुआ? तो सबसे पहली चीज़ है, जो ये रिलायंस फाइनेंशियल सर्विसेज है, इसके पास 6.1% स्टेक होगा रिलायंस का, जो तकरीबन 10,000 करोड़ के करीब आता है। साइमल्टेनियसली रिलायंस फाइनेंशियल सर्विसेज ये ना एक कंपनी नहीं है, तो ये खुद अपने अंदर 6 सब्सिडीज को रखती है। साइमल्टेनियसली अभी जो इससे पैसा आता है वो कुछ तकरीबन 1500 करोड़ का आता है, जो रिलायंस के पूरे एम्पायर में कुछ भी नहीं है। तो इट्स लाइक कि आपको उस एलिवेटर में एंट्री मिल रही है जो बस अभी ऊपर जाने के लिए तैयार ही है। तो कोई नहीं जानता कि रिलायंस का फाइनेंशियल सर्विसेज कितनी ऊपर जा सकती है, पर अभी ये सबको पता है कि ये बस अभी इसकी शुरुआत है। एनालिस्ट का माना जाए तो ये शेयर 150 से 200 पे लिस्ट होगा, और उसके बाद ये काफ़ी जल्दी। दूसरा जो बहुत बड़ा सवाल है कि रिलायंस अभी ये क्यों कर रहा है, तो उसके दो जवाब हो सकते हैं। पहला जवाब है कि रिलायंस इस फाइनेंशियल सर्विसेज को की लेवरेज को कम करना चाहता है। इसका क्या मतलब है कि अगर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसका सारा बिजनेस पैसे पे ही डिपेंड होता है। अगर वो इसको अपने ऑयल और गैस बिजनेस के साथ क्लब करके रखेगा, तो उसका वैसे ही डेट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसको पैसा मार्केट से उठाने में दिक्कत हो सकती है। और साथ में इसका डेट और रिलायंस का डेट देख के वो बुक्स को अच्छा नहीं दिखाएगा। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है वो ये है कि रिलायंस कि काफ़ी इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो रिलायंस फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, बट हो सकता है ऑयल एंड गैस में इन्वेस्ट ना करना चाहें बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल कंसर्न। तो अगर वो इसको अलग कर देगा तो इन लोगों को वो क्लीन स्लेट दे पाएगा, जैसे उसने गूगल और मेटा को रिलायंस टेलीकॉम में दिया था। टॉक अबाउट कि इसके प्रोस्पेक्ट्स कैसे लगते हैं। ये तो हम सबको पता है कि रिलायंस एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेशन है, और उसी के साथ साथ इसके पास 45 करोड़ कस्टमर्स इसके रिलायंस टेलीकॉम पे हैं। साथ में इसके पास 18,000 टच पॉइंट्स हैं अपने रिलायंस रिटेल के थ्रू, विच इज़ अ ह्यूज डेटाबेस, और जिसमें ना केवल कस्टमर्स हैं जो क्रेडिट का इस्तेमाल करते हैं, बट साथ में इसके पास इंडिया का वो डेटाबेस है जो इसको समझाता है कि कंज्यूमर अवेल कैसे करते हैं। तो अभी तक ये इसके कस्टमर्स फाइनेंस लेते तो थे, बट वो इसके लिए बजाज फाइनेंस पे रिलाई करते थे, जो अगर रिलायंस फाइनेंस के थ्रू हुआ तो वो ना केवल कमीशन को काट सकता है बजाज फाइनेंस के, साइमल्टेनियसली ये एक बहुत बड़ा बीमक बन सकता है इस पर्टिकुलर फाइनेंस सेक्टर में। दूसरी जो बहुत बड़ी चीज़ है, केवी कामत और हितेश सेठी नाम के दो इंसान इस कंपनी के साथ जुड़े हैं। केवी कामत बैंकिंग इंडस्ट्री के बहुत बड़े दिग्गज हैं, जो पहले आईसीआईसीआई के साथ थे, और उनका बहुत बड़ा क्रेडिट आईसीआईसीआई के साथ लगता है। और हितेश सेठी जो है वो टेक पर्सनल है। तो ये माना जा सकता है कि एक टेक फ्रेंडली प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म बनेगा जिससे फाइनेंस का होगा, तो जिससे काफ़ी लोग इसको अज्यूम कर रहे हैं कि ये अगला बजाज फाइनेंस बन सकता है क्या मार्केट का। साथ में एक एनबीएफसी का जो सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है वो है पैसा, और जितना सस्ता एक कंपनी अपने रॉ मटेरियल को एक्वायर कर पाती है उतना ही बेहतर रहता है। और रिलायंस फाइनेंशियल सर्विसेज, क्योंकि ये रिलायंस का नाम इनके साथ पीछे लगा हुआ है, तो ये उम्मीद है कि स्टार्ट होते ही ट्रिपल ए रेटिंग होंगे, और इंडिया की ये अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही 5th लार्जेस्ट एनबीएफसी बन जाएंगे, जिससे ये लोन जब बहुत सस्ते में लेंगे तो मार्केट में आगे पहुंचा भी बहुत अच्छे सकते हैं। दूसरी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है एक अच्छे एनबीएफसी की, वो है अंडर राइटिंग, कि क्या कोई वो लोगों का डेटा को सही से एनालाइज कर सकती है और उन सही लोगों को सही अमाउंट में क्रेडिट दे पाए, जिससे वो पैसा उनको वापस आ पाए। याद रखिएगा, पैसा देना एक बहुत आसान बिजनेस है, पर पैसा वापस अपने तक वापस पहुंचाना वो बहुत मुश्किल बिजनेस है, जिसकी वजह से काफ़ी एनबीएफसी स्टार्टिंग में बहुत अच्छी दिखती हैं जब तक लोन का पूरा रीपेमेंट उनके पास ना हो। पर रिलायंस के पास, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, इतने ज़्यादा टच पॉइंट्स हैं और इतना ज़्यादा डेटा है कि उम्मीद ये की जा रही है कि रिलायंस उस जगह काफ़ी अच्छा ना। कुछ एरियाज जहाँ पे और क्लैरिटी की अभी काफ़ी ज़रूरत है। तो ये सबको पता है कि 6.1% ऑफ रिलायंस फाइनेंशियल सर्विसेज के पास होगा, और वही इसका 90% ऑफ इट्स होल स्टेक है, जो 10,000 करोड़ के करीब है। अब एनालिस्ट इसको इसकी वैल्यूएशन 90,000 करोड़ या समवेयर अराउंड 1.5 ट्रिलियन तक इसकी वैल्यूएशन हुई है। तो 9x ऑफ द बुक वैल्यू या 15x ऑफ द बुक वैल्यू, और जबकि अभी इसने बिजनेस स्टार्ट भी नहीं किया।
दूसरी चीज़, रिलायंस ने अभी खाली ये बताया है कि डीमर्जर हो रहा है, पर रिलायंस ने ये नहीं बताया ये स्टॉक मार्केट में कब लिस्ट होगी। तो ये मेरे हिसाब से ये चीज़ें मैं अपनी नज़र में चाहूँगा, या मुझे इस पे और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी टू मेक अ वेरी सॉलिड केस कि इसकी वैल्यूएशन हम क्या लगा सकते हैं और कितना मुझे इस पे वैल्यूएशन में अपटिक दिख सकता है आगे जाते हुए। और जहाँ मैंने आपको इसकी बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताई, मैं कुछ चैलेंजेस को भी हाइलाइट करे बिना ये सेशन खत्म नहीं कर सकते। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, इस टाइम हर कोई लैंड कर रहा है। बैंक्स तो हैं ही, साथ में आपके पास डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स भी हैं, पेटीएम हुआ, भारत पे हुआ। साइमल्टेनियसली आपके पास वो दिग्गज भी हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बजाज फाइनेंस हुए, और उसके बाद स्पेशलाइज़्ड प्लेयर्स भी हैं हाउसिंग में, आपके पास कैनरा बैंक हुआ, कैनफिन हाउसिंग फाइनेंस हुआ, और सारे प्लेयर्स। तो एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है टू नोट कि प्लान्स चाहे कितने भी अच्छे हों, जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो हम सही से ये नहीं बता सकते कि एक्चुअली मार्केट में 9x या 15x वैल्यू देना वुड दैट बी अ राइट मेट्रिक और नॉट। दैट्स फर्स्ट। सेकेंडली, ये रिलायंस का एक कॉन्ग्लोमेरेट है, तो जिसकी वजह से काफ़ी हद तक ये अज्यूम किया जा सकता है ये एक एनबीएफसी ही रहेगा, और बैंक का लाइसेंस इसको इतनी आराम से नहीं मिल पाएगा। और अगर बैंक का लाइसेंस नहीं मिला, तो ये आपसे रिटेल कंज्यूमर से डिपॉजिट्स नहीं ले पाएगा, तो इसके लिए बैंक्स से के साथ टारगेट करना वुड बी अ डिफिकल्ट थिंग। साइमल्टेनियसली इसके फ्यूचर प्लान्स में इसका इंश्योरेंस होगा, एसेट मैनेजमेंट होगा, और वहाँ हर एक एरिया में अभी बहुत बड़े-बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं, और उनके साथ कम्पीट करने में भी इसको कॉम्पिटिशन मिलेगा। तो केवल इसकी पास्ट ट्रेजेक्टरी या पेडिग्री को देख के वी कांट राइट नाउ से कि इस वैल्यूएशन को देना सही। तो आखिर में आप मुझे बताइएगा, आप रिलायंस फाइनेंशियल सर्विसेज़ के लिए रिलायंस के स्टॉक्स खरीद रहे हैं या नहीं? जहाँ तक रही मेरी बात, तो मैं अभी थोड़ा और वेट करूँगा टू अंडरस्टैंड कि रिलायंस फाइनेंशियल सर्विसेज़ कहाँ तक अपटेक दिखा सकती है, और जब मेरे पास और इन्फॉर्मेशन होगी, तो मैं आप तक भी शेयर करूँगा, और तब मैं इसका इन्वेस्टमेंट का डिसीज़न लूँगा। फाइनली, अगर ये वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। इट रियली हेल्प्स अस टू इम्प्रूव द रैंकिंग ऑफ दिस वीडियो एंड इंश्योर इट रीचेस मोर पीपल लाइक यू। थैंक यू।